झारखंड चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग हो गई है। झारखंड में 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। आजसू 10 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। जेडीयू ने 2 सीटों पर जेडीयू के द्वारा उतारे जाएंगे उम्मीदवार। एलजेपी एक सीट पर लड़ेगी चुनाव। तो झारखंड चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर साझा कर रहे हैं। बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हो गई है। बीजेपी झारखंड में 68 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। आजसू 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, वहीं जेडीयू 2 सीटों पर, एलजेपी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, ऐलान हो चुका है 2 राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। बात हम करें झारखंड की और महाराष्ट्र की, तो झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे और झारखंड में एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो गई है, बातचीत हो गई है, फाइनलाइज हो गया है। और ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 68 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं अगर आजसू की बात करें तो 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आजसू भी। जेडीयू 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। एलजेपी को एक सीट दी गई है, एक सीट पर एलजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो ये सियासी समीकरण जो है फाइनलाइज हुआ है। एनडीए और उसके सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हुआ है और इसी फॉर्मूले के साथ झारखंड को साधने की कोशिश की जाएगी एनडीए की सरकार बनाने की झारखंड में। देखिए कि जिस तरह के अप्रत्याशित नतीजे हरियाणा में देखने को मिले हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद जाहिर तौर पर हौसले बहुत बुलंद हैं, क्योंकि इससे पहले हमने तस्वीर लोकसभा चुनाव के दौरान देखी जहां पर वो नतीजे नहीं आए जिनकी उम्मीद की जा रही थी। हौसला बहुत ज्यादा था, मनोबल बहुत ज्यादा था, लेकिन तस्वीर उसके उलट आई। और कुछ ऐसा ही हमने देखा हरियाणा में भी, जहां पर अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आई। और अब देखिए सुबोध कांत साहब क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी जान लेते हैं। लेफ्ट को भी जो हम लोग एकोमोडेट कर रहे हैं, आरजेडी के साथ उनकी क्या बात होती है वो भी एक देखना है, उस पर वो काम कर रहे हैं। एनडीए के सीट शेयरिंग को कैसे देख रहे हैं? जो एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग किया है, आजसू 10 और जेडीयू 2 और लोजपा 1 और बाकी सीट बीजेपी। इस आंसू को पिछली बार रिजेक्ट कर दिया था, इस बार उनको 10 दे रहे हैं। जेडीयू हो गया और लोजपा हो गया, तो ये सब चीज़ों से जो इनका गठबंधन का शेयरिंग हो रहा है, इन सब चीज़ों का आपको अंदाज़ा नहीं लगता है कि बहुत घबराए हुए हैं और सबको समेट करके इस चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो 18 साल राज किया, उसके पास तो न तो उम्मीदवार है और न उसके पास अपनी पूरी शक्ति है कि चुनाव लड़े। हम गठबंधन में शुरू से थे, आज 10 सीट और 5 सीट जो भी दे रहे हैं, तो ये एक हताश और इस बात की बेचैनी कि हम पीछे रह जा रहे हैं, ये असेसमेंट उनका इस गठबंधन को रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए, झारखंड में सीट शेयरिंग हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, बंटवारा हो चुका है और कुल 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, फैसला भी हो चुका है। झारखंड में अगर हम आजसू की बात करें, 10 सीटें आजसू को दी गई है और जेडीयू का जिक्र करें तो 2 सीटें जेडीयू को दी गई इलेक्शन लड़ने के लिए और एलजेपी एक सीट पर इलेक्शन लड़ती हुई आपको दिखाई देगी। ये फॉर्मूला जो है वो एनडीए के बीच तय हुआ है और इसी फॉर्मूले के साथ कोशिश की जाएगी कि झारखंड को किस तरह से साधा जाए। देखिए, सबसे ज्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 68 सीटें और आजसू को भी 10 सीटें जो है इस बार दी गई है। वहीं देखिए 2 सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं जेडीयू के लिए, एलजेपी को एक सीट। वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच बातचीत बन गई है। तो झारखंड में आजसू को 10 सीटें मिली है। ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों के बीच बातचीत बन गई है और अब बारी है झारखंड को साधने की। तमाम तैयारियां जो हैं वो इस बाबत बीजेपी द्वारा की जा रही है, एनडीए के तमाम सहयोगी दलों द्वारा की जा रही है।
और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव मोहन, हमारे सहयोगी। राजीव, जो फाइनल फॉर्मूला है वो तो अब निकलकर सामने आ गया और अब इसी फॉर्मूले के साथ झारखंड को साधने की कोशिश की जाएगी। हाँ, देखिए बिल्कुल एनडीए ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है उससे लगता है कि अब जो है एनडीए पूरी चुनावी मूड में है। हालांकि अभी भी उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है। उम्मीदवारों का चयन के बारे में इधर कहा जा रहा है कि वो भी 1-2 दिन में लगता है 21 तारीख तक, 21 अक्टूबर तक ये सब तय हो जाएगा। हालांकि नॉमिनेशन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो अब देखिए, अब जिस तरह से गठबंधन हुआ है और बीजेपी 68 सीटें पर लड़ रही है, आजसू को 10 सीटें मिले हैं। जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में कह सकते हैं भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही है, उसको 2 सीटें मिली है। पहले से भी ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 1 से 2 सीटें मिलेगी। हालांकि जनता दल यूनाइटेड ने कहा था कि उनकी तैयारी जो है 12, 13, 14 सीटों पर है। सरजू यादव के जेडीयू में आने के बाद उम्मीद थी कि ज्यादा सीटें मिलेगी, लेकिन ज्यादा सीटें मिली नहीं है। उनको 2 ही सीट मिली है और सबसे इम्पोर्टेंट था कि चिराग की पार्टी को 1 सीट मिली है। तो चिराग की पार्टी को 1 सीट जो मिली है उसके बारे में कहा था उनको नहीं मिलेगा, लेकिन उनको 1 सीट मिली है। लेकिन एक एडजस्टमेंट जीतन मांझी की पार्टी जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उनको नहीं मिली है। तो इस तरह से इस जो चुनाव हो रहा है उसमें ये भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि जो एनडीए जो वहां चुनाव लड़ेगी उसमें मुख्य रूप से भाजपा, आजसू और जदयू के साथ उनका गठबंधन है। और वो एक तरह से जो महागठबंधन है या इंडी गठबंधन है, उनके सामने अपने चुनावी उम्मीदवारों को सामने लाएंगे। अब ये देखना होगा कि उनके उम्मीदवार कितने होंगे, क्योंकि ये जो अभी जो सीटों का बंटवारा हुआ है, सीटों के बंटवारे के बाद में जो अब उम्मीदवारों का चयन करना भी राजीव, आपको लगता है उम्मीदवारों का चयन करना भी एक बड़ी चुनौती रहेगी और इसमें भी खींचतान देखने को मिल सकती है? मैं उसी बात पे आ रहा था कि अब गठबंधन जो का हो गया, इनके सीटों का बंटवारा हो गया, तालमेल हो गया, लेकिन ये बहुत चुनौती है झारखंड में कि आप जो सीटों का जो बंटवारे के बाद जो उम्मीदवारों का चयन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्योंकि कई लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को ही पहले ले लें तो चंपई सोरेन को उसमें शामिल किया गया है। उनको कैसे एडजस्ट करेंगे, उनके लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। उसमें और भी आदिवासी नेता हैं, अर्जुन मुंडा हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, ऐसे लोग हैं, उनके जो लोग उसमें लॉबी के लोग हैं, उनको कैसे उसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवारों का तो राजीव, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, तो ये भी समझना चाहेंगे कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी या फिर मिल रही है इन चुनावों में, या फिर आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक खींचतान की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी? इसका 2 तरह का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। देखिए, जो चंपई सोरेन है वो निश्चित तौर पर कोलाहल क्षेत्र से आते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जो प्रभाव है वो तकरीबन 10 से 12 सीटों पर उस इलाके में आता है, 11 भी माना जा सकता है। तो अब चंपई सोरेन को अगर उनके वो पार्टी में लाया गया है तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ के लाई है कि उनसे कुछ फायदा होने वाला है। तो अब कितना फायदा पार्टी को दिलाते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उनका प्रोफाइल पार्टी में क्या होगा, उनका पद क्या होगा, उनका कद क्या होगा। दूसरी तरफ जो आदिवासी नेता जो पहले से पार्टी में है, उनकी दावेदारी पहले से है, तो अब उनके साथ एक तालमेल बिठाना पार्टी आला कमान के लिए मुश्किल बात है। क्योंकि ये इन चीजों को सामने रख करके कहीं ना कहीं एक कसमकस है पार्टी के अंदर में। चंपई सोरेन का क्या प्रभाव होगा, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष है, उनका क्या प्रभाव होगा। कह सकते हैं कि जो अर्जुन मुंडा है वो भी एक बड़ा चेहरा है वहां। तो ये तमाम लोगों को एक मंच पर लाना और उनके लोगों को, उनके लॉबी को एक साथ लेके चलना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि ये जो झारखंड है वो आदिवासियों का सबसे बहुल क्षेत्र माना जाता है। तो ये भाजपा को इसमें समन्वय स्थापित करना, उसके अलावा जो अन्य समुदाय के पार्टी में लोग हैं, जातियों के लोग हैं, उनको भी एडजस्ट करना उनके भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। और भाजपा में अगर जब आप देखने वाली बात होगी कि जब भाजपा उम्मीदवारों का चयन करके सामने लाएगी, अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन जब आएगा तो जाहिर सी बात है अगर संतुष्टि नहीं हुई तो कई लोग, बागी लोग आएंगे, चुनाव में लड़ेंगे और खेल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे।
तो ये चीज तमाम अभी देखना बाकी है। इसलिए ये सिर्फ अभी एक सीढ़ी भाजपा ने या एनडीए ने पार किया है, लेकिन बड़ी चुनौती के लिए उम्मीदवारों का चयन एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं। अच्छा राजीव, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी का क्या आधार आप देख रहे हैं झारखंड में? देखिए, चुनाव में कह सकते हैं ना कि चुनाव जो है राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ एक जरूर है कि भाजपा ने इस बार जो है ना मोर्चेबंदी बहुत तरीके से की है। खास करके वही जो आदिवासी नेता इनके हैं, इनको एकजुट करना है। तो चंपाई सोरेन अगर इनके लिए कहीं कारगर होते हैं, अगर उनका जो प्रभाव है, जिस प्रकार से उनको प्रोजेक्ट करके इसमें लाया गया, तो ये अगर उनको कहीं ना कहीं अगर लाभ पहुंचाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। दूसरी तरफ है जो पार्टी के अंदर जो किसी तरह की जो मतभेद है, मनभेद है, अगर उसमें उनको सुलझाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है तो वो भी इनके लिए उपलब्धि होगी। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। अगर ये तमाम चीजें कह सकते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसको साध लेती है तो इनके लिए ये जो इस आने वाला चुनाव है वो उनकी चुनौतियां कम होगी। क्योंकि विपक्ष में भी ऐसा नहीं है, वहां से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो टीम है, झारखंड का जो पार्टी है, आरजेडी है या अन्य दल है, कांग्रेस है, वहाँ मजबूत स्थिति में है, सत्ता में है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो प्रेक्षक बताते हैं, जो जानकार जो झारखंड को जानते हैं अच्छा से, वो यही कह रहे हैं कि हर सीट पर कांटे की लड़ाई होगी और मामला 50-50 का बना हुआ है। जी ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों के साथ एक इंफॉर्मेशन साझा कर ले। झारखंड में सीट शेयरिंग के बाद चंपाई सोरेन का एक पोस्ट आया, एक ट्वीट आया। चंपाई सोरेन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर बाकायदा एक पोस्ट किया है। पोस्ट भी आपको बताएंगे। चंपाई सोरेन ने दिल्ली पहुंचकर एक्स पर पोस्ट किया है और देखिए पोस्ट आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि उस जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। ये चंपाई सोरेन ने कहा है, पंखों को खोलकर जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो देखिए इशारा अंदाज में ये पोस्ट उन्होंने किया है। झारखंड में सीट शेयरिंग के बाद चंपाई सोरेन का ये पोस्ट सामने आया है। चंपाई ने लिखा है, पंखों को खोलकर जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो ये आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं, बता रहे कि चंपाई सोरेन देखिए जो हाल ही में जेएमएम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने और कहीं ना कहीं ये उम्मीद जाहिर की जा रही कि बीजेपी को इससे मजबूती मिलेगी इन चुनावों में। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने दिल्ली पहुंचकर एक्स पर बाकायदा ये पोस्ट किया है, जो कि आपको दिखा भी रहे। उन्होंने कहा कि देखिए पोस्ट दिखा रहे, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। राजीव मोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। राजीव, क्या मायने निकाले चंपाई सोरेन के इस पोस्ट के, जो शरण अंदाज में उन्होंने लिखा है? होगा, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग हुआ है उसको रिलेट करके उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि जो आने वाला जो चुनाव है चंपाई सोरेन कहीं कुछ नहीं रहेंगे, उनकी कोई महत्व तो नहीं रहेगी, वो अपने महत्व को बनाए रखने के लिए इस तरह का शाराना अंदाज का शायद उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने ये बयान एक तरह से कह सकते हैं उनका ये एक ऑफिशियल बयान हो सकता है। अब यह है कि जो चंपाई सोरेन है, अब मैंने जैसा पहले ही कहा कि देखिए एडजस्टमेंट एक बड़ा चीज होता है। अब किसी दल के बड़े नेता किसी दूसरे दल के बड़े पार्टी में वो आते हैं तो उनका एडजस्टमेंट आसानी से नहीं होता है, क्योंकि वहां पहले से लोग जो जमे हुए हैं उनको लगता है कि उन्होंने इतने दिनों से पार्टी का झंडा ढोया है, मेहनत किया है, और जो बाहर से लोग आए हों, चाहे कितना बड़ा नेता हो या कितने बड़े कद वाले हों, अगर उनको पार्टी एडजस्ट करना चाहती है तो कहीं ना कहीं। लेकिन राजीव, चंपाई सोरेन के इस पोस्ट से क्या माने, क्या वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं इसलिए उन्हें ये जस्टिफिकेशन देना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि उनके इन बातों का मतलब क्या है वो तो खुद बताएंगे। अब इस वक्त उन्होंने किया है, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि चंपाई सोरेन ये चाहते हैं कि झारखंड की राजनीति में उनके महत्व को कोई भी दल, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता हो, कोई भी आदमी उनके जो है अनुभव को कम न आके। शायद उनके कहने का मतलब यही है कि वो इस चीज को परख रहे हैं कि जमीन पर बैठ के आसमान न देखो या पंखा चला करके हवा का आकलन मत करो। मतलब है कि वो बताना चाहते हैं कि झारखंड को वो अच्छी तरह से समझते हैं, झारखंड के बारे में उनको ज्यादा अनुभव है, और जो लोग भी
उनको ओवरलुक करना चाहते हैं या ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, उनको वो बताना चाहते हैं। अब ये इशारा वो अपने पार्टी के अंदर के लोगों को बताना चाहते हैं या फिर विपक्षी दलों को बताना चाहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बताना चाहते हैं, ये बातें धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन तत्काल वो अपना महत्व, अपने अनुभव को वो बताना चाहते हैं कि झारखंड को वो सबसे ज्यादा समझते हैं, सबसे अच्छी तरीके से समझते हैं, झारखंड में लोग कैसे हैं, झारखंड के लोगों को क्या चाहिए, झारखंड कैसे चल सकता है और झारखंड की राजनीति क्या है। तो वो एक तरह से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको माइनस करके झारखंड में कोई राजनीति नहीं हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जमीन पर बैठ के आसमान नहीं देखते। मतलब क्या है कि कोई भी अगर अपर लेवल में जो लोग बैठा है, अगर उनको ओवरलुक करेगा, उनके बातों को नहीं मानेगा, उनके लोगों को नहीं लेगा, तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक इशारा ये कह सकते हैं कि वो अपने दल में भी, अपने गठबंधन में भी दे रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ उनकी बातों को अगर देखा जाए तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि वो इस बार भी सीट जीत लेगी, सरकार बना लेगी, तो ये उनके लिए भी आसान नहीं रहने वाला है। बहरहाल बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी बात को कन्वे कर दिया। शुक्रिया राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।